अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दोहरे चेहरे। तो आइए शुरू करते हैं। तुम अम्मी की बात मान क्यों नहीं लेते? मैं कॉल पर बात करते हुए ज़ुबैर से झुंझुलाते हुए बोली। आपने सुबह मुझे ये कहने के लिए कॉल की है? ज़ुबैर उकताए हुए लहजे में बोला। हाँ, क्योंकि सारा वक्त तो तुम हाथ आते नहीं, अपने क्लिनिक में होते हो। मैं भी आज बज़िद थी कि किसी तरह ज़ुबैर को शादी के लिए कायल कर लूँ। क्या इंसान शादी के बगैर नहीं रह सकता? इसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया। शादी करने में आखिर खर्ची क्या है? मैं इसकी बात पर बोली। मुझे नहीं करनी शादी, फिर बात होगी। ज़ुबैर ने खफगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं गहरा सांस भर कर रह गई। हमेशा की मानें आज भी मैं इसे समझाने से कासिर थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा जो 8 बजा रही थी। मैं जल्दी जल्दी शाल ओढ़कर घर से बाहर निकल गई और बराबर वाले घर की डोरबेल बजाई। निगत ने दरवाज़ा खोला, जो सर झाड़ मुँह पहाड़ खड़ी थी। तुम वॉक पर नहीं चल रही? मैं उसको देखते हुए बोली। नहीं भाई, इस कदर ठंड में तो मैं नहीं जा रही। बस अभी बच्चों को भेजकर लिहाफ में दुबकी ही थी कि तुम नाजिल हो गई। वो मुझे घूरते हुए बोली। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं इसे खुदाफिज कहती हुई जल्दी से आगे बढ़ गई। मुबादा वो बातों में मेरा यहीं खड़े खड़े आधा घंटा निकाल देगी। 9 बजे तबरेज़ को ऑफिस भी जाना होता है और घर जाकर मुझे इनको नाश्ता भी बनाकर देना होता है। पार्क में आज ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। इस बार सर्दी पड़ी भी काफ़ी शिद्दत की थी, इस वजह से इतना सन्नाटा था। मैं दोनों हाथों को आपस में मसलती हुई जॉगिंग ट्रैक पर चलने लगी। वॉक करते हुए मैंने सेल फ़ोन में वक्त देखा, जो 8:15 बजा रहे थे। निगत साथ होती है तो वक्त का पता भी नहीं चलता, मगर आज अकेले में लग रहा था कि वक्त गुजर ही नहीं रहा। निगत न सिर्फ मेरी पड़ोसन बल्कि मेरी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी फ्रेंड भी थी। हम दोनों की शादी आगे पीछे ही हुई थी और इसको इत्तेफाक कहें कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी इसी में इसने भी घर लिया था और हम एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। इस हसीन इत्तेफाक पर हम दोनों हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। मेरे मियाँ तबरेज़ और निगत के मियाँ खालिद की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं और निगत रोज़ाना करीबी पार्क में बच्चों को स्कूल भेजकर वॉक के लिए आ जाते थे। ये वक्त हम दोनों के लिए बेहतरीन होता था, जहाँ पर हम बातें करके वक्त गुजारते थे। कोई मशवरा हो या कोई मसला, मैं और निगत ज़रूर एक दूसरे से डिस्कस करते थे। मैं वॉक के दौरान ज़ुबैर का सोचने लगी। वो हम 4 बहनों का अकलौता भाई और सब बहनों में छोटा था। अम्मी अबू उसकी शादी करना चाह रहे थे, मगर वो टाले जा रहा था। इसके टालने पर हमने बोला भी कि वो अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो बता दे, मगर वो शादी के लिए ही राज़ी न था। ज़ुबैर डॉक्टर था और उसका एक क्लिनिक था। मैंने सेल फ़ोन में वक्त देखा और पार्क से निकल गई, क्योंकि आज मुझे बच्चों के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना था। मेरे 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा उस्मान जो 7 साल का था, जबकि हानिया 5 साल की थी। मैं जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल हुई तो अंडे परांठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू पूरी बिल्डिंग में गर्दिश कर रही थी, जिस पर मेरी भूख जाग गई। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मेरा घर 2nd फ्लोर पर था। अभी मैं 1st फ्लोर पर थी और फ्लैट नंबर 255 के आगे से गुजर ही रही थी कि इस फ्लैट से आती दिलदोज़ चीखों पर मैंने अपना दिल पकड़ लिया। अंदर से आती रोशानी की आवाज़ और चीखों पर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे कदम जैसे जम से गए थे कि अचानक बानो आंटी दरवाज़ा खोलकर निकली। मैं इनको देखकर झेंप सी गई कि वो क्या समझें मैं इनके दरवाजे से लगकर आवाज़ों को सुन रही हूँ। मैंने जल्दी से इनको सलाम किया, जिसका उन्होंने करमचोशी से जवाब दिया। तुम तो भाई फरीन ईद का चांद बन गई हो। अब तो अपनी आंटी के घर आना भी पसंद नहीं करती। मैं और राइमा तो तुम्हारा और निगत का इंतज़ार करते रह जाते हैं। वो अपनी बेटी का नाम लेते हुए बोली। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस आजकल बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, वरना मेरा और निगत का आजकल में ही आने का इरादा था। मैं जानती हूँ, जब से तलाल की शादी हुई है तब से तुम लोगों ने आना जाना कम कर दिया है, आंटी अफसरदगी से बोली। अरे नहीं आंटी, हम आ जाएंगे। मेरी बात पर वो खुश हो गई। मैं इनसे आज का वादा करके ऊपर आ गई।
आंटी की बात गलत नहीं थी। जब से इनके अकलौते बेटे तलाल की शादी हुई थी, तब से हम लोगों ने जाना छोड़ दिया था, और वजह इनकी बहू रोशाने थी, जिससे हमें खौफ आता था। बानो आंटी अपनी अच्छी आदतों और मिलनसार तबीयत की वजह से पूरी बिल्डिंग में मशहूर थीं। बात करती तो लगता था इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। सबकी फ़िक्र करने वाली, निहायत हमदर्द और अच्छे दिल की खातून, जिनको दीन से भी काफ़ी लगाव था। कोई बिल्डिंग में बीमार होता या परेशान तो आंटी सबसे पहले इसके घर जाती। आंटी के अखलाक के तो पूरी बिल्डिंग गुन गाती थी। बानो आंटी का बड़ा बेटा तलाल था, जिसकी 6 माह पहले ही शादी हुई थी, और फिर इससे छोटी रायमा थी, जिसकी अपने मामू साहब से मंगनी हो गई थी। शाम को मैं और निगत बच्चों को ट्यूशन भेजकर आंटी के हाथ चले गए। तुम लोग अब आ गए हो तो आराम से जाना, आंटी हमें देखकर खुश मिजाजी से बोली। रायमा भी हमें देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो बहुत अच्छी आदत की लड़की थी। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद आंटी की बहू रोशाने चाय और दीगर लवाजमात की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। इसके आते ही ड्राइंग रूम में खामोशी सी छा गई थी। मैं डरते डरते इसको देखने लगी। मेरी नज़र रोशाने के चेहरे पर पड़ी। सर, चेहरा, आंखों के गिर्द हल्के पपड़ी ज़दा होंठ। ये वो रोशाने तो नहीं थी जिसको मैंने शादी के अवाइल दिनों में देखा था। बड़ी बड़ी सब्ज़ माइल आँखें, कंधों से ज़रा नीचे आते सुनहरे घने बाल, नाजुक सा गुलाबी चेहरा, खूबसूरत होंठ कि हम खुद दिल में उसके हुस्न को दाद दिए बगैर नहीं रह सके थे। मगर थोड़े ही दिनों बाद हमें ये इंकिशाफ हुआ था कि रोशाने नफ्सियाती मरीज़ा है, और शादी के वक्त घर वालों ने ये बात बानो आंटी से छुपा ली थी। ये तो शादी के बाद जाकर पता चला था, क्योंकि रोज़ाना उसकी चीखों की आवाज़ें पूरी बिल्डिंग में गूंजा करती थीं, जिस पर शुरू में हम सब खौफज़दा हो जाते थे। वो न सिर्फ चीखती बल्कि अक्सर व बेशतर वो घर वालों को नुकसान पहुंचाने से भी दरेक नहीं करती थी। कभी रायमा के हाथ पर पट्टी बंधी होती, कभी बानो आंटी को धक्का देकर फेंका होता था, जिसकी वजह से कई दिनों तक आंटी तकलीफ़ से चलती रही थीं। मगर इन सब बातों के बावजूद बानो आंटी रोशाने के लिए परेशान रहती थीं, बल्कि खंदा पेशानी से वो ये सब बर्दाश्त करती थीं। बस इनके लबों पर एक ही दुआ होती थी कि दुआ करो मेरी रोशाने ठीक हो जाए। दूसरी जानिब तलाल, जिसके चेहरे पर शादी के अवाइल दिनों में खुशी की रौनक थी, अब वो भी चुप चुप सा लगता था। रायमा, जो इस कदर निहाल थी कि भाभी के आने से घर में रौनक हो जाएगी, अब वो भी बहुत उदास रहने लगी थी। कैसी है मेरे बच्चे की तबीयत? आंटी मुलायमत से रोशाने के सर पर हाथ फेरती हुई पूछने लगी। ठीक हूँ, वो आहिस्तगी से बोली, मगर उसकी आंखों में एक खौफ था। वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठी और जल्दी से उठकर अंदर चली गई। पता नहीं भाभी क्यों ऐसी हैं, अक्सर ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, रायमा रुहासी होते हुए बोली। मैं सोच रही हूँ कि किसी नफ्सियात के डॉक्टर को दिखा दूँ, आंटी नमदीदा आंखों से बोली। आंटी, अब परेशान ना हो, अल्लाह बड़ा मददगार है, मैं आंटी का हाथ पकड़ के तसल्ली देते हुए बोली। थोड़ी देर बाद मैं और निगत उठकर घर आ गए। अगले दिन हम पार्क में वॉक कर रहे थे कि निगत बोली, यार बड़ा दिल ख़राब होता है बानो आंटी पर, बेचारा तलाल भी कैसा बुझा बुझा सा रहने लगा है। ठीक बोल रही हो, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है। आंटी ने कितने चाव से की थी अकलौते बेटे की शादी। मैं निगत की बात पर बोली, और अभी हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि सामने से आती शाइस्ता आंटी को देखकर हम दोनों मुस्कुरा दिए। अरे आंटी, आज आप इधर, मैं खुशगवारी से इनको देखकर बोली। हाँ, ज़रा दिल घबरा रहा था, सोचा चली आऊँ। शाइस्ता आंटी के चेहरे पर छाई उदासी देखकर मैं और निगत भी परेशान हो गए। क्या हुआ आंटी, सब खैरियत है? हम शाइस्ता आंटी को बेंच पर बैठता देखकर खुद भी इनके पास ही आकर बैठ गए। बस क्या बताऊँ फरहीन बेटा, आंटी फ़ज़ा में एक गहरा सांस भरते हुए मुझे देखते हुए बोली। बानू की बहू की चीखों ने कल रात दिल दहला कर रखा हुआ था। बस आज सुबह से दिल बोझल था, सोचा कि पार्क में चली जाऊं, थोड़ा जहन बढ़ जाएगा। शाइस्ता आंटी का घर बानो आंटी के साथ ही था, तो इनके घर रोशाने की चीखों की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं। मैं सोचती हूँ कि बेचारी बानो का क्या हाल होता होगा। पहले शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, क्यों बानो की बहू इस तरह से चीखती है।
मेरे दिल में बानो को लेकर शक पैदा हुआ कि कहीं ये और तलाल अपनी बहू को मारते तो नहीं, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बेटा कि कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों पहले रोशाने और बानो मेरे घर आए थे। हम अच्छे माहौल में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ड्राइंग रूम में मेरा नवासा हारिस अपनी पली हुई बिल्ली के साथ दाखिल हुआ और रोशाने ने इस बिल्ली को देखकर चीखना शुरू कर दिया कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत कहना। बेचारी बानो इस कदर शर्मिंदा हो रही थी कि वो बहू को लेकर चली गई। बाद में बानो के यहाँ मेरा जाना हुआ तो वो काफ़ी परेशान नजर आई। मुझसे बोली, मैं बस इस वजह से रोशाने के साथ कहीं नहीं आती जाती। पता नहीं इसे क्या हो जाता है कि अचानक चीखना शुरू कर देती है। आंटी, ये तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करती हो और वो अब ये सब जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि तलाल बेजार होकर इसे छोड़ दे? निखत शाइस्ता आंटी से बोली। बेटा कुछ समझ में नहीं आता कि बात क्या है। आंटी, आप बोल रही हैं कि वो बिल्ली को देखकर अचानक चिल्लाई, तो हो सकता है कि वो बिल्ली से खौफजदा रहती हो। मुझे आंटी की बात पर अचानक ख्याल आया। बेटा फरहीन, मगर वो तो बानो बता रही थी कि अचानक बैठे बैठे भी चिल्लाने लगती है। मुझे तो ये पक्का ही नफ्सियाती मसला लगता है। बस बानो जल्द से जल्द इसे किसी अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दे। आंटी मेरी बात पर बोली। आंटी की बात पर मैं भी इस बात में सर हिलाने लगी। आपके बकौल ससुराल वाले बहुत चाहते हैं, शौहर, सास, ननद बहुत ख्याल रखती हैं, जबकि आप मुझे ये भी बता रही हैं कि वो लड़की शादी के अवाइल दिनों में बिल्कुल ठीक थी, बल्कि खुशबाश थी और उसका शौहर उसका बहुत ख्याल भी रखता था। जुबैर पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए बोला, मैं आज अम्मी के यहाँ आई हुई थी और मैं जुबैर से रोशाने के बारे में बात कर रही थी। आप ही, हो सकता है कि इसके माजी में कोई इसके साथ ऐसा हादसा हुआ हो जो इसके जहन में नक्श होकर रह गया हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से चीखती चिल्लाती हो। जुबैर मुझे देखते हुए बोला, आपकी पड़ोसन बानो आंटी इस लड़की के माँ बाप से बात करें और पूछें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए रखी। जुबैर का मशवरा मेरे दिल को लगा था। मैं तबरेज़ और बच्चे रात का खाना अम्मी के हाथ से खाकर देर गए तक लौटे थे। कल इतवार था तो कोई फिक्र भी नहीं थी। घर आने के बाद बच्चे कुछ देर में सो गए, जबकि मैं और तबरेज़ बातें कर रहे थे कि पूरी बिल्डिंग रोशाने की भयानक चीखों से गूंज उठी। मैंने बेख्तियार खौफ से दिल थाम लिया। तबरेज़ घबरा कर दरवाज़ा खोलकर बाहर भागे। निगत भी अपने घर का दरवाज़ा खोले बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या हुआ? मैं परेशानी से उसे देखने लगी। इतने में खालिद भाई जो नीचे गए थे वो ऊपर आ गए। रोशाने को अस्पताल लेकर गए हैं। बानो आंटी बता रही थी कि चीखते चीखते बेहोश हो गई थी। खालिद भाई की बात पर हम लोग परेशान हो गए थे। हमारा दिल रोशाने के लिए दुखी हो गया था। अगले दिन मैं और निखत बानो आंटी के घर रोशाने की अयादत के लिए गए। मुझे देखकर राइमा मेरे गले लगकर रोने लगी। बानो आंटी भी काफ़ी अफसरदा सी थीं। हम रोशाने के कमरे में गए, मगर वो सो रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार लग रही थी। हमें लेकर आंटी ड्राइंग रूम में आ गईं। बानो आंटी बहुत ज़्यादा चुप सी थीं। आंटी, आप परेशान न हों, अल्लाह खैर करेगा, मैंने उनका हाथ पकड़कर तसल्ली देते हुए कहा, जिस पर वो फूट फूट कर रो दीं। इनके इस तरह से रोने पर मैं और निखत को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दिलासा दें। आंटी, रोशाने के वालिदैन क्यों नहीं आते, जबकि इनकी बेटी की तबीयत भी ऐसी है? मुझे जुबैर की बात याद आई तो मैं बोल उठी, बेटा रोशाने के माँ बाप तो कब के मर चुके। रोशाने अपनी ताई के साथ रहती थी। मुझे तो नई माँ रिश्ता कराने वाली ने बताया था कि लड़की यतीम है, बहुत खूबसूरत और अच्छी आदत की है, तुम तलाल के लिए देख लो। मैंने भी अल्लाह की रज़ा के लिए कर ली कि यतीम बच्ची है, सर पर माँ बाप नहीं, भला हो जाएगा। आंटी दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली, रोशाने की ताई बहुत बेजार रहती थी, बहुत जुल्म करती हैं इस बेचारी पर। बानो आंटी की बात पर मैं और निखत एक दूसरे को देखने लगे। आंटी, हो सकता है कि रोशाने को उसकी ताई मारती हो, तभी वो ऐसी हो गई हो। निखत अचानक बोली, हाँ बहुत मारती थी। उसकी ताई ने हमें ये भी नहीं बताया कि रोशाने के साथ कोई नफ्सियाती मसला है। बाद में ये तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शादी से पहले भी इसे ऐसे ही चीखने के दौरे पड़ा करते थे। उन्होंने रुककर आंसू पोंछे और फिर कहा,
मगर मैं अपनी बच्ची से कोई बेजार नहीं हुई। बस दुआ करती हूँ अल्लाह इसको सेहत दे। आंटी की बात पर हम भी रोशाने के लिए सदके दिल से दुआ करने लगे। तुम इतनी ठीठ क्यों हो? मैं ज़ुबैर को घूरते हुए बोली। आज छुट्टी का दिन था, वो मेरी तरफ आया हुआ था। हानिया इसके पास बैठी खिलौनों से खेल रही थी जो इसके लिए लाया था। चाय मज़े की है। टेबल पर से चाय का कप उठाकर उसकी चुस्की लेते हुए वो बोला। इसकी इस बात पर कि मेरी बात को वो गोल कर गया था, मैं दांत पीस कर रह गई। तुम मुझे ज़्यादा घुमाओ मत, शराफत से मान जाओ जो हम बोल रहे हैं। मैं आज ज़ुबैर के सर हो गई थी और मेरा इरादा आज उसको राज़ी करके ही उठने का था। मैंने 2-3 लड़कियां देखी हैं, मैं बात बढ़ाते हुए बोली। तबरेज़ भाई राज़ी हो गए? वो शरारत से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तुमसे जो बोला है वो सुनो। मैं कुशन उठाकर उसे मारते हुए बोली। तुम क्या किसी को पसंद करते थे? मैं बगौर उसका चेहरा देखते हुए बोली। मेरी बात पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता उसके सिर पर काल आने लगी थी। मैं चलता हूँ आपी, असद की काल थी। कोई ज़रूरी काम है, मुझे बुला रहा है, वो अपने दोस्त का नाम लेते हुए बोला। थोड़ी देर तो बैठ जाओ, मैं इसको खड़ा होता देखकर बोली। नहीं बस चलूँगा, फिर आऊँगा, मेरे इसरार पर वो बोला। मैं इसको छोड़ने के लिए उसके साथ नीचे आने लगी। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे ही थे कि बानो आंटी का गेट खुला और रोशाने किसी काम से बाहर आई। इससे पहले मैं बराबर खड़े ज़ुबैर को आहिस्तगी से मुतवज्जा करके बताती कि ये है वो रोशाने जिसका मैं बता रही थी, मगर हुआ कुछ और। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर ठिठक से गए। रोशाने की आंखों में इस वक्त हल्की सी नमी चमकी थी, जबकि ज़ुबैर के चेहरे पर अजीब यासियत सी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया था। मैं हद तक इसको यूं जाते हुए देखती रही। रोशाने भी उजलत में वापस चली गई थी। मुझे इन दोनों का अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा, जैसे एक दूसरे को जानते हों। मैं अगले ही रोज़ अम्मी की तरफ चली गई और रात जब ज़ुबैर घर आया तो इसके कमरे में चली गई। तुम जानते हो रोशाने को? मैं इसे लैपटॉप में मसरूफ़ देखकर बोली। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं इसे पसंद करता था, मगर इसकी कहीं और शादी हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बिल्डिंग में ही रहती है। इसकी बात पर मैं गहरा सांस भरकर रह गई। ये वजह थी जो तुम शादी से इनकारी थे? मेरी बात पर वो उस बात में सर हिलाने लगा। रोशाने भी तुम्हें पसंद करती थी? मैं उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली। इसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी, इसकी ज़िंदगी की डोर इसकी ताई के हाथ में थी। ज़ुबैर तंज़िया अंदाज में बोला। मैंने इससे बात भी की थी कि मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ, मगर उसने कहा कि बेकार है, ताई कभी राज़ी नहीं होंगी, वो मुझ पर ही उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देंगी। दरअसल इसके माँ बाप मर चुके थे, इसको इसकी ताई ने ही पाला था। आप ही, मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती है, इसकी आंखों से साफ लगता था, मगर अपनी ताई की वजह से मजबूर थी। इसका मतलब कि बानो आंटी ठीक बोल रही थी कि इसकी ताई बहुत जालिम थी, तभी तो ये बेचारी नफसियाती मरीज़ा हो गई। मैं ज़ुबैर की बात पर बोली। नफसियाती मरीज़ा? क्या मतलब? ज़ुबैर मेरी बात पर नासमझी से बोला। अरे रोशाने ही तो है जिसके बारे में मैं तुमको बता रही थी कि वो यकायक चीखने लगती है। मेरी बात पर ज़ुबैर की आंखों में हैरत सिमट आई। आप ही? मगर रोशाने नफसियाती मरीज़ा नहीं है, ज़ुबैर मेरी बात की तरदीद करते हुए बोला, जिस पर मैं उसे सब बताने लगी, यहाँ तक कि शाइस्ता आंटी वाली बात भी जो पार्क में वो मुझे और निगत को बता रही थी। एक मिनट, आपने क्या बताया कि वो बता रही थी कि वो बिल्ली को देखकर खौफ से चिल्लाने लगी थी? ज़ुबैर मेरी बात काटते हुए बोला। हाँ, वो यही बात बता रही थी। आप ही रोशाने बिल्ली से वाकई में बहुत डरती है, इतना कि इंतहा नहीं। कॉलेज के ज़माने में भी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी, मगर नफसियाती मरीज़ा वाली बात मुझे हज़म नहीं हुई। आपने उसका चेहरा देखा था? कहाँ से उसकी आंखें लग रही थी कि वो नफसियाती मरीज़ा हैं? इन आँखों में बेबसी थी बस, ज़ुबैर बोला। इसकी बात पर मेरा जहन उलझ सा गया और मुझे खुद पर हैरत हुई कि मैंने क्यों नहीं गौर किया था। मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि वो नफसियाती मरीज़ा है, वो कतईयत से बोला। अगले दिन शाम निखत मेरे घर आई तो शाम की चाय में उसके आगे रखते हुए बोली, निखत तुमको याद है
शाइस्ता आंटी बोली थी कि रोशान ने बिल्ली को देखकर चिल्ला रही थी। हाँ मगर फरीन, तुमको ये याद नहीं? वो ये भी तो बता रही थी कि इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, वो इसी तरह चीखती चिल्लाती है। निगत मेरी बात पर बोली। मुझे कुछ और बात लगती है, मैं निगत से बोली। मैं ज़ुबैर वाली बात सोचने लगी और उसको एतमाद में लेकर सब बता दिया। मेरी बात पर वो भी सोचों में पड़ गई। ज़ुबैर बोल रहा है वो बिल्ली से डरती थी। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा फरहीन, बात क्या है? निगत मुझे देखते हुए बोली, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कि आज बानो आंटी के घर चलते हैं, मैं कुछ सोचते हुए बोली। शाम में हम दोनों बानो आंटी के घर में मौजूद थे। हमेशा की तरह उन्होंने हमारा खुश दिली से इस्तकबाल किया। बातों बातों में मैंने रोशाने की ताई का घर पूछ लिया। जब मैं और निगत वापस आ रहे थे तो मेरी नज़र रोशाने पर पड़ी, जो डरी सहमी सी खड़ी हमें ही देख रही थी। मुझे ज़ुबैर की बात याद आ गई। ऐसा लगता था इन आँखों में बहुत कुछ था। दूसरे दिन मैं और निगत रोशाने की ताई के घर के लिए निकल खड़े हुए। मुझे रोशाने की ताई से नफ़रत हो गई थी, जिन्होंने उस पर जुल्म कर के उसको नफ्सियाती मरीज़ा बना डाला था। हम रोशाने की ताई के घर पहुँचे तो वहाँ दरवाजे पर लगा ताला देखकर हम मायूस हो गए। इससे पहले कि मैं और निगत पलटते, बराबर के घर से दरवाज़ा खोलकर एक लड़की बाहर निकली और हमें सवालिया नज़रों से देखने लगी। जी, हम रोशाने की बिल्डिंग से आए थे। रोशाने ने कुछ पैगाम भेजा था, हमें रोशाने की ताई से मिलना था, मैं बात बनाते हुए बोली। मेरी बात पर उसकी आंखें चमकने लगीं। आप लोग प्लीज़ अंदर आ जाएं। रोशाने कैसी है? मैं रोशाने की बचपन की दोस्त माहीन हूँ। वह आंखों में इश्तियाक लिए बोली। आपकी इससे बात नहीं होती क्या? निगत इस लड़की से पूछने लगी, जिस पर उसने अफसुर्दगी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। रोशाने और मैं बचपन से गहरे दोस्त थे। रोशाने के वालिदैन बहुत पहले इंतकाल कर गए थे। वो अपनी ताई के पास रहती थी। रोशाने छोटी ही थी जब उसके ताया की भी वफ़ात हो गई थी। रोशाने की ताई की 3 बेटियां थीं, जो वाजबी सी सूरत की थीं, जबकि रोशाने न सिर्फ हसीन बल्कि ज़हीन भी बहुत थी। रोशाने से उसकी ताई को शुरू से बैर था। वो अपनी बेटियों से रोशाने के मुकाबला करती रहती थीं और जब इनको अपनी बेटियां रोशाने के आगे हर तरह से कमतर नज़र आती तो इनका सारा गुस्सा रोशाने पर निकलता था। रोशाने चूँकि बेहद ज़हीन थी, इसके पास ट्यूशन लेने बच्चे आते थे। जिन बच्चों को वो पढ़ाया करती थी वो नुमायां नंबरों से कामयाब होते थे। इन बच्चों को देखकर बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों को रोशाने के पास पढ़ने बिठा दिया था। वो रोशाने के माजी से पर्दा हटा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज इसकी पूरी सरगुज़िश सुनाकर रहेगी। रोशाने की ताई ने जब ये देखा कि वालिदैन इतनी तादाद में अपने बच्चों को उसके पास पढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने इससे घर के खर्चों के लिए भी पैसे लेना शुरू कर दिए। रोशाने बचपन से बिल्ली से बहुत डरा करती थी। इसकी ताई और इनकी बेटियां इसको बिल्ली से डराकर अपना सब काम करवाया करती थीं। मुझे बहुत नफ़रत महसूस होती थी रोशाने की ताई और इनकी बेटियों से, मगर हम कुछ भी करने से कासिर थे और ये बिल्ली वाली बात भी सिर्फ मैं जानती थी, क्योंकि मैंने ये सब खुद अब 1-2 बार अपनी आंखों से देखा था। मुझे रोशाने ने किसी को बताने से मना कर दिया था। वो बोलते बोलते रुहासी हो गई थी, आंखें नम हो गई थीं। इसे डर था कहीं इसकी ताई इसको घर से ना निकाल दे। इसके पास और कोई ठिकाना भी ना था। इसकी आंखों की बेबसी मुझे अंदर तक रुला देती थी, मगर मैं भी बेबस थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इसकी ताई बहुत झगड़ालू और शातिर हैं। अपना राज खुलने की सूरत में वो रोशाने पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको घर से भी निकाल सकती थीं। रोशाने ने अपने ही पैसों से कॉलेज से तालीम हासिल की थी और अभी वो तालीम से फारिग हुई थी कि इसका रिश्ता तलाल नाम के लड़के से आ गया। जिस दिन रोशाने की बात पक्की हुई मैं वहीं मौजूद थी। रोशाने की ताई तलाल की माँ से बोली, आपकी बात अगर ये ना माने तो इसको बिल्ली से डराकर अपने सब काम करवा लीजिएगा। जिस पर तलाल की वालदा रोशाने की ताई की बात पर काफ़ी खफा हुई। तलाल की वालदा मुझे बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून लगी थी। वो बोलते बोलते रुकी। काफ़ी देर से यकसा रफ्तार से वो बोले जा रही थी। शायद उसका गला खुश्क हो गया था। उसने पानी का गिलास उठा लिया। पानी पीकर उसका सिलसिला एक कलाम जुड़ा।
روشانی کی شادی کے بعد میرا اسے کبھی ملنا نہیں ہوا، کیونکہ اس کی تائی نے بول دیا تھا کہ شادی کے بعد میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوپٹے سے نم آنکھوں کو پوچھا۔ کیا روشانی نفسیاتی مریضہ تھی؟ میرے سوال پر اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ ایسا نہیں تھا، وہ نفسیاتی نہیں تھی، بلکہ وہ تو حالات سے مجبور ہو کر سب برداشت کر رہی تھی، وہ تردید کرتی ہوئی بولی۔ اب کیسی ہے روشانی؟ اس لڑکی کی بات پر ہم گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ اس کی تائی نے اسے پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں تلخی سے بولی، جس پر وہ لڑکی افسردہ ہو گئی۔ ہم دونوں اجازت لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ سارے راستے میں اور نکت سوچوں میں گم رہے۔ اگلے روز میں نے زبیر کو کال کر کے گھر بلا لیا اور اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ سوچوں میں ڈوب گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں بولی۔ روشانی کی تائی کے گھر میں یہ سب ہوا اس کے ساتھ، پھر وہ شادی کے بعد یہاں آ گئی، جبکہ آپ بتا رہی تھی کہ شادی کے شروع میں وہ اپنی شوہر کے ساتھ خوش بھی تھی۔ اگر اس کی تائی اور ان کی بیٹیوں نے بقول آپ کے اس کو نفسیاتی کر دیا ہے تو وہ شادی کے اوائل دنوں میں کیوں خوش رہی؟ وہ تب بھی تو ایسی خوفزدہ رہتی۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بانو آنٹی کا بھی کچھ ہاتھ ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب اخذ کرتے ہوئے بولی۔ جی میں یہی سوچ رہا ہوں۔ زبیر میری بات پر اس بات میں سر ہلانے لگا، جس پر میں خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری ہر بات مان سکتی ہوں، بانو آنٹی والی نہیں، میں ناراضگی سے بولی۔ بعض اوقات ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ میری بات پر بولا، پھر ٹیبل سے اپنی چابی اٹھا کر بولا، اچھا میں چلتا ہوں، رات مجھے پک کر لینا۔ تبریز آفس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کو آنے میں 3 دن لگیں گے، میں امی کے ہاں ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، رات میں آپ کو لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنی اچھی اور نیک خاتون ہے بانو آنٹی، کچھ نہیں تو ان پر ہی شک کرنے لگا زبیر۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کی عقل کو کوستے ہوئے بولی، رات وہ آیا تو میں تیار تھی، میں آج آپ کے ہاں رہوں گا۔ اس کی بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کبھی میرے گھر رہا نہیں تھا۔ رات بچوں کو سلانے کے بعد میں اس کے پاس باتیں کرنے آ گئی۔ تم بار بار اپنے سیل فون کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ مستقل اس کی نگاہیں سیل فون کی جانب تھیں۔ یہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو یا سیل فون میں لگے ہوئے ہو؟ میں اس کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر برا مناتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کے سیل پر میسج کی بپ بجی، جس پر وہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اس کو یوں اچانک کھڑا ہوتا دیکھ کر بولی، آپ جلدی سے نکت باجی کو کال کریں اور بولیں کہ خالد بھائی کے ساتھ گھر سے باہر آ جائیں۔ وہ عجلت میں بولتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، میں اسے وقت کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے بولی۔ آپ کال کریں، بہت ضروری ہے، وہ بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم چاہ کیا رہے ہو؟ میں اس کی بات پر جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ آپ ہی سب بتا دوں گا، بس ضائع نہ کریں۔ زبیر کی بات پر میں نے نگہت کو کال کر کے باہر آنے کو کہا۔ وہ خالد بھائی کے ساتھ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ان دونوں کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ زبیر نے نگہت کو خاموش رہنے کو بولا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں روشانی کی چیخ و پکار کی آواز بلڈنگ میں گونجنے لگی تھی۔ پوری بلڈنگ کو عادت ہو گئی تھی اس کے اس طرح سے چلانے کی۔ شروع میں تو سب گھبرا کر اپنے گھروں کے دروازے کھول کر باہر آ جاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے بعد سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ ہم چاروں آہستگی سے بانو آنٹی کے دروازے تک پہنچے، جہاں سے اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ پوری بلڈنگ میں خاموشی تھی، سوائے ہمارے، وہاں کوئی نہ تھا۔ روشانی اور طلال کا کمرہ بالکل دروازے سے گھستے ہی پہلا کمرہ تھا، جس کے کمرے کی کھڑکی بلڈنگ کی سیڑھیوں کی جانب کھلتی تھی، مگر وہ ہمیشہ بند پڑی رہتی تھی۔ آج میری نگاہ پڑی تو وہ کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے بغیر آواز پیدا کیے اس کھڑکی پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ہم سب کمرے کا منظر اب صاف دیکھ سکتے تھے۔ روشانی کمرے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی تھی اور بانو آنٹی کے ہاتھ میں بلی تھی۔ ہماری بلڈنگ میں اکثر 3-4 بلیاں پھرتی رہتی تھیں، جنہوں نے نیچے کمپاؤنڈ میں اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔
इनमें से ही एक बिल्ली थी जो बानो आंटी के हाथ में थी, जिसको वो रोशानी की जानिब फेंक रही थी, जिस पर रोशानी चीखती हुई इधर उधर भाग रही थी और कभी हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। तलाल सामने सोफे पर बैठा तमाशा देख रहा था, जबकि एक कोने में खड़ी राइमा अपने मुंह पर हाथ रख के हंसती चली जा रही थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खून हमारी शरियानों में दौड़ रहा था। हमारे दरवाज़ा पीटने के कुछ देर बाद बानो आंटी आईं। हमें देखते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बेटा, माजरत चाहती हूँ, तुम लोग भी आवाज़ों से परेशान हो गए हो। अब मैं क्या करूं? दुआ करो मेरी बहू के लिए। इनके चेहरे पर बेचारगी, आज अय्यारी नज़र आ रही थी। कितना अफसोस होता है ना खुद पर, जब हम किसी को समझने में नाकाम हो जाते हैं। वो दर हकीकत वो नहीं होता जो असल में होता है। अगर आपके ड्रामे ख़त्म हो गए तो हम अंदर जा सकते हैं? खालिद भाई दुरुस्तगी से बोले। इनके इस तरह से बोलने पर बानो आंटी हैरत से आंखें फाड़े इनको देख ही रही थी कि निगत बोली, पूछ क्यों रहे हैं, चलें अंदर। वो अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली। हम सभी इनके पीछे पीछे थे। बानो आंटी हद तक हम लोगों को अपने घर में यूँ दाखिल होते हुए देख रही थीं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हम रोशानी के कमरे में पहुंच गए। हमें इस तरह से आता देखकर तलाल और राइमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। बड़े बेगैरत शौहर हो। खालिद भाई ने आगे बढ़कर तलाल के मुंह पर थप्पड़ मारा। रोशानी भागकर मुझ तक आई और मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। तुम लोग इतने गिरे हुए होगे, हमें अंदाज़ा नहीं था। मैं नफ़रत से इन सबको देखते हुए बोली। और बानो आंटी, बहुत अच्छा नकाब चढ़ाया आपने अपनी अच्छाई का, क्या हम लोग इतने अरसे तक साथ रहकर भी ना समझ सके आपकी गिरी हुई फितरत को। असल में तो आप लोग नफसियाती हैं। आपके दोहरे चेहरे से आज आपकी असलियत का नकाब उठ चुका है। मैं रोती रोशाने को चुप कराती हुई बानो आंटी से हिकारत भरे लहजे में बोली, जिनका चेहरा अपनी हकीकत अयां होने पर धुआं धुआं हो रहा था। हम लोग रोशाने को लेकर वहाँ से चले आए। आज ज़ुबैर की रोशाने से शादी को पूरे 6 बरस हो गए हैं। इस दिन वाले वाक़ये के बाद मैं रोशाने को अपने घर ले आई थी। तलाल ने इसे कुछ दिन बाद ही तलाक दे दी थी। रोशाने को तलाक के बाद मैंने अपनी खाला, जो बेवा थीं और अपनी बेटी के साथ रहती थीं, रोशाने को उनके घर भेज दिया था, जहाँ उसने अपनी इद्दत पूरी की थी। और फिर हमने उसका ज़ुबैर से निकाह कर दिया था। आखिरकार ज़ुबैर को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। बानो आंटी के घर से रोशाने को निकालने में भी ज़ुबैर का ही हाथ था। ये बात मुझे उसने अपनी शादी के बाद बताई। जिस रात हम बानो आंटी के घर गए थे और असल हकीकत से वाकिफ़ हुए थे, इसी दिन रोशाने ज़ुबैर को बाज़ार में सब्ज़ी खरीदते हुए नज़र आई थी। और बकौले ज़ुबैर के, वो इस वक्त कहीं से नफसियाती नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ज़ुबैर ने इससे बात करने की कोशिश की, जिस पर वो घबरा गई थी, मगर ज़ुबैर के बेहद इसरार पर वो इसके साथ एक होटल चली गई थी। ज़ुबैर बात की हकीकत तक पहुंचना चाहता था। ज़ुबैर ने इसे एतमाद में लेकर सब पूछ लिया, जिस पर डरते डरते इसलिए ज़ुबैर को बताया कि बानो आंटी ने इसको पूरी बिल्डिंग में नफसियाती मशहूर किया हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में तलाल इसके साथ बहुत अच्छा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी अजीब हो गया। जब वो कोई बात ना मानती या किसी बात से इनकार कर देती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। बानो आंटी इस पर अक्सर सोते हुए बिल्ली छोड़ देती थीं, जिस पर वो डर कर चीखती थी। बानो आंटी ने इसकी आवाज़ों पर यह मशहूर कर दिया कि इनकी बहू नफसियाती है। दरअसल खुद बानो आंटी अजियत पसंद थी। बाद में पता करने के बाद मालूम हुआ था कि बानो आंटी का बचपन भी रोशाने की तरह मामू मोमानी के घर गुजरा। मोमानी भी इस पर खूब तशद्दुद करती थीं। शौहर भी अजीब मिजाज का मिला। वो भी ज़रा सी बात पर रुई की तरह धुनक देता। बचपन से बुढ़ापे तक वो तशद्दुद का निशाना बनती रहीं। दोनों बच्चे भी इनसे लड़ते भिड़ते रहे। रोशाने बहू बनी और इसकी दब्बू शख्सियत ने इनकी दबी कुचली जबल्लत को बेदार कर दिया। वो तस्कीन की खातिर रोशाने को सताती थीं, वरना वो बुरी नहीं थी। इनके बच्चे भी, जिन्होंने बचपन से बाप का तशद्दुद देखा, फितरतन बाप जैसे ही बने।
اور ذہنی تسکین کے لیے روشانے کا خوف انجوائے کرتے۔ طلال جو پہلے ایسا نہ تھا، بانو آنٹی کی الٹی سیدھی باتوں میں آ کر وہ اس کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور سزا کے طور پر اسے بلی سے ڈرا کر آئے دن معافی منگواتا، اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی معافی مانگتی تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ وہاں رہنے پر مجبور تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ اگر اس نے بانو آنٹی کی حقیقت کسی کو بتائی تو طلال اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، اور بانو آنٹی بھی اسے اسی بات کی دھمکی دے چکی تھی کہ وہ کدھر جائے گی، کیونکہ وہ تائی کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تائی نے پہلے ہی بول دیا تھا، اور وہاں بھی تو یہی کھیل تماشا ہوتا تھا۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر بانو آنٹی نے راز کھلنے کی صورت میں اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس تو کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ اس لیے وہ روز کی اس اذیت کو برداشت کرتی تھی جس میں اس کی روح تک درد سے بلبلاتی تھی۔ زبین نے سب سننے کے بعد اسے یہ اعتبار دلایا کہ وہ بے آسرا نہیں ہوگی، نہ اسے در بدر ہونا پڑے گا۔ بس وہ اس رات اس کے نمبر پر میسج ڈال دے جب اسے لگے کہ بانو آنٹی اپنی اصلیت پر آ رہی ہیں، اور بس کمرے کی کھڑکی ہلکی سی کھلی رکھے۔ بہت یقین دلانے کے بعد روشانے اس کی بات مان گئی تھی اور زبین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ روشانے کو جو خوف تھا در بدری کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ زبین نے بہت چاہت سے اپنی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آج وہ دونوں دو بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ بانو آنٹی کی حقیقت کھلنے کے بعد پوری بلڈنگ ان کی فیملی سے کترانے لگی تھی۔ مالک مکان نے بھی جلد ہی اپنا گھر خالی کروا لیا تھا۔ میں نے روشانے کی زندگی سے ایک بات جانی ہے کہ انسان کو کبھی کسی چیز سے اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو اس کی کمزوری بنا کر اس چیز سے ڈرا ڈرا کر ادمویا کر دیں، یا کبھی کسی شے سے انسان خوفزدہ بھی ہو تو لوگوں کو خبر نہ ہونے دے، کیونکہ لوگ ہمیشہ کمزوری کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔